हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फैक डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल पे। तो आइए आज की बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक क्वेश्चन को देखेंगे, जो 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसे एमसीक्यूज के साथ डिटेल में एग्जाम्पल सहित देखेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं वो अगर फैक डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट शेयर भी कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को वॉच तो करते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट और शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपना क्वेश्चन और जो भी आपकी सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम मार्च में ही संभव है, मार्च में हो सकता है। और आपके पास वही 2-2.5 महीने का समय है, 2 महीना मान लीजिए। तो इस 2 महीने में ही आपको पूरी फोकस के साथ तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, बिंदादीन महाराज का जन्म कब हुआ था? बिंदादीन महाराज का जन्म कब हुआ था? अठारह सौ 20 में, 1830 में या 1840 में? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। बिंदादीन महाराज का जन्म कब हुआ था? 1820, 1830 या 1840 में? या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, बिंदादीन महाराज का जन्म 1830 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के हटिया तहसील में हुआ था, जहां उनके पिता दुर्गा प्रसाद रहते थे और वह अपने घराने के प्रवर्तक थे, जिसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से लखनऊ घराना के नाम से जाना जाता है। तो बिंदादीन महाराज का जन्म 1830 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म इलाहाबाद जिले के हटिया तहसील में हुआ था। और बिंदादीन महाराज का पिताजी का नाम था दुर्गा प्रसाद, इसे आप याद जरूर रखेंगे। और बिंदादीन ही महाराज का भतीजा हुए लच्छू महाराज, यानी बिरजू महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कालबेलिया किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? कालबेलिया। तो आपके सामने 4 उत्तर है, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक। तो देखिए एग्जाम्पल कह रहा है, कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है और कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसीलिए इसे इसी जाति का कालबेलिया नृत्य कहा जाता है। इनका पारंपरिक व्यवसाय सांप पकड़ना, सांप के विष का व्यापार और सर्पदंश का उपचार करना होता है कालबेलिया जाति का। तो कालबेलिया के नाम से ही नृत्य है। तो ये राजस्थान में पाया जाता है कालबेलिया जाति और राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
और ये तो आप सभी को पता भी होगा। जाट जटिन किसका सबसे लोकप्रिय नृत्य है? उत्तर बिहार का, दक्षिण बिहार का, पूर्वी बिहार का, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई एक। तो देखिए एग्जाम्पल कह रहा है जाट जट्टी उत्तर बिहार का विशेषकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नृत्य है जाट जट्टी। यह पुरुष और महिला की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। जाट जट्टी महिलाओं का नृत्य है और मानसून के दौरान चांदनी रात में इस नृत्य को किया जाता है। जाट जट्टी उत्तर बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छन महाराज किस महान कलाकार को कहा जाता है? अच्छन महाराज किस महान कलाकार को कहा जाता है? उत्तर है आपके सामने। गुदाई महाराज को, बिरजू महाराज को, जगन्नाथ महाराज को, या इनमें से कोई नहीं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए बिरजू महाराज जिन्हें लखनऊ घराने का अच्छन महाराज कहा जाता है का जन्म कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध जगन्नाथ महाजन के घर हुआ था। जगन्नाथ महाराज के घर हुआ था। ये रायगढ़ रजवाड़ों में दरबारी नर्तक हुआ करते थे। जगन्नाथ महाराज रायगढ़ रजवाड़ों में दरबारी नर्तक हुआ करते थे। तो अच्छन महाराज बिरजू महाराज को ही कहा जाता है और दूसरा नाम भी है बिरजू महाराज का अच्छन महाराज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पिया मिलन की आस जो भजे हरि को सदा के गायक कौन है? तो उत्तर है लता मंगेशकर, भीम सिंह जोशी, मल्हार जोशी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पिया मिलन की आस जो भजे हरि को सदा। देखिए इसका एग्जाम्पल पंडित भीम सिंह जोशी एक प्रसिद्ध गायक थे और इन्होंने संगीत के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का कद बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। पिया मिलन की आस जो भजे हरि को सदा और मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे गानों के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। भीम सिंह जोशी उत्तर हो जाएगा। पिया मिलन की आस जो भजे हरि को सदा के गायक है भीम सिंह जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिनय दर्पण में नृत्य की कितनी प्रसिद्ध संधियों का उल्लेख है? अभिनय दर्पण में नृत्य की कितनी प्रसिद्ध संधियों का उल्लेख है? अभिनय दर्पण एक ग्रंथ है, उसमें कितनी संधियों का उल्लेख किया गया है? 2, 3 या 4? देखिए नंदी केशवर दास की प्रसिद्ध कृति है अभिनय दर्पण। इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अभिनय दर्पण की लेखक और ग्रंथकार कौन है? तो नंदी केशवर दास हुए। नंदी केशवर दास ने अभिनय दर्पण में नृत्य की 3 प्रसिद्ध संधियों का विवरण दिया है। तत्व, नाट्य और नृत्य में विभाजित किया है। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि के प्रसिद्ध नाट्य कृति नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो नंदी केशवर दास ने 3
कृति का उल्लेख किया है, 3 कृतियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रागिनी देवी का जन्म किस वर्ष हुआ था? रागिनी देवी का जन्म किस वर्ष हुआ था? और ये TRE 1, 2 और 3 का क्वेश्चन है और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर डायरी में नोट करेंगे और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं रागिनी देवी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो उत्तर है आपके सामने 1891, 1892, 1893। देखिए एग्जाम्पल है, रागिनी देवी का एक दूसरा भी नाम है नी एस्तेर लुइला शर्मन। रागिनी देवी का दूसरा नाम नी एस्तेर लुइला शर्मन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। का जन्म 1893 में हुआ था, 1893 ईस्वी में हुआ था। मिशिगन में झील के किनारे स्थित शहर पेंटोस्की में हुआ था। उनकी माँ ईडा बेल पार्कर शेरमैन, उनके पिता अलेक्जेंडर ऑटो शेरमैन कनाडाई जर्मन वंश के थे। तो देखिए रागिनी देवी ने डांस डायलेक्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, रागिनी देवी द्वारा लिखा गया है, डायलेक्ट्स ऑफ इंडिया, इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुचिपुड़ी नृत्य में अंग वस्त्र को किस नाम से जाना जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य में अंग वस्त्र को किस नाम से जाना जाता है? जुगलबंदी नाम से जाना जाता है, या अगलबंदी नाम से जाना जाता है, या बागलबंदी नाम से जाना जाता है? तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है और इसका गायन तेलुगु में और नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। और पारंपरिक कुचिपुड़ी के प्रदर्शन के दौरान अंग वस्त्र में, जिसे बागलबंदी के नाम से भी जाना जाता है, एक नर्तक एक मर्दाना चरित्र को चित्रित करता है जो धोती पहनता है। तो कुचिपुड़ी नृत्य में अंग वस्त्र को बागलबंदी के नाम से जाना जाता है, बागलबंदी। और मैं कहना चाहूँगा जितने भी संगीत के स्टूडेंट हैं, अगर आप BPSC को क्रैक करना चाह रहे हैं तो एग्जाम्पल के साथ में आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही अधिक क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है, लेकिन अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल को आप पूरी तरह से स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ताल में कितनी तालियां होती है? ताल में कितनी तालियां होती है? तो उत्तर है आपके सामने 5 ताली, 11 ताली या 9 ताली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए एक ताल में कुल 12 मात्राएं होते हैं और खंड होते हैं एक ताल में। प्रत्येक खंड में 2 मात्राएं आती है। एक ताल में कुल 12 मात्राएं होती है और प्रत्येक खंड में 2 मात्राएं आती है। 1, 5, 9 और 11वीं मात्रा पर ताली लगती है।
1, 5 और 9 मात्रा और 11वीं पर ताली होती है इसकी, और तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। तो ताल में कितनी तालियां होती है? तो ताल में ताली होती है 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर डायरी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ध्रुपद के संस्थापक कौन है? ध्रुपद के संस्थापक कौन है? स्वामी हरिदास, तानसेन, नारद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, ध्रुपद के संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास ध्रुपद के संस्थापक हैं। इसका प्रमुख योगदान भगवान कृष्ण को समर्पित विष्णुपद या ध्रुपद है। प्रसिद्ध गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। कहा जाता है कि उन्होंने ध्रुपद संगीत को स्वामी हरिदास के शिष्य थे कौन? तानसेन। और कहा जाता है कि उन्होंने ध्रुपद संगीत को मुगल दरबार में पेश किया था। और ध्रुपद के संस्थापक स्वामी हरिदास हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तबला के गजरा में कितने छेद होते हैं? तबला के गजरा में कितने छेद होते हैं? 16 छेद होते हैं, 12 छेद होते हैं या 11 छेद होते हैं? ये उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, तबले के गजरे को भैंस की खाल से बने गद्दी नामक चमड़े को बेसरीज के माध्यम से ड्रम के मुंह पर लगाया जाता है, और बेसरीज उपकरण के निचले भाग में अन्य रिंग से बंधे होते हैं। इसमें 16 छेद होते हैं। इसमें 16 छेद या घर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? 2 ग्राम का, 3 ग्राम या 4 ग्राम? तो देखिए, भरत ने 2 ग्रामों का वर्णन किया है, सरज और मध्यम ग्राम। और मतंग के अनुसार तीसरे ग्राम गंधार का नाम तो लिया, किंतु उसे स्वर्ग में बताया। 3 ग्राम का उल्लेख करते हुए गंधार ग्राम के लोप होने की बात कही। मतंग ने 3 ग्राम का उल्लेख करते हुए गंधार ग्राम को लोप होने की बात कही, यानी लुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भरत ने गंधार ग्राम का वर्णन 2 किया है, सरज और मध्यम ग्राम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वांग के प्रथम अर्धमेल के साथ उत्तरांग के सभी 6 अर्धमेलों की बारी बारी मिलाने पर कितने मेल तैयार होंगे? क्वेश्चन कह रहा है, पूर्वांग के प्रथम अर्धमेल के साथ उत्तरांग के सभी 6 अर्धमेलों को बारी बारी मिलाने पर कितने मेल तैयार होंगे? तो उत्तर है 3, 4, 6 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं डिफिनेशन। देखिए, पूर्वांग के प्रथम अर्धमेल के साथ उत्तरांग के सभी 6 अर्धमेलों को बारी बारी मिलाने पर पूर्ण मेल तैयार होते हैं। इसी प्रकार पूर्वांग के दूसरे अर्धमेल के साथ उत्तरांग के 6 अर्धमेलों को बारी बारी से जोड़ने से नवीन 6 मेल बनेंगे। ठीक इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि के प्रत्येक पूर्वांग के साथ उत्तरांग के अर्धमेलों को जोड़ने से 6 गुना 6 यानी बराबर पूर्ण मेल तैयार होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बजाने के रिवाज में किसे बजाया जाता है? बजाने के रिवाज में किसे बजाया जाता है? सलामी को, गत को या रेला को? तो देखिए एग्जाम्पल, बजाने के रिवाज में सलामी, गत, रेला, चक्रधार और लग्गी आदि बजाया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तीनों।
बजाने के रिवाज में सिलामी को भी बजाया जाता है, गत को भी और रेला को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राग अभोगी कान्हरा किस पद्धति का राग है? तो देखिए उत्तर है उत्तर भारतीय पद्धति का, दक्षिण भारतीय पद्धति का या पूर्वी भारत पद्धति का। तो देखिए राग अभोगी कान्हरा दक्षिण भारतीय पद्धति का राग है। इसमें कान्हरा का अंग है, इसीलिए गंधार को ध्वनि करते हुए गम रेशा ऐसे वक्र रूप से लिया जाता है। तो राग अभोगी कान्हरा दक्षिण भारतीय पद्धति का राग है, दक्षिण भारतीय पद्धति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जिस स्थान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत न हो उसे कहते हैं कुटतान, मिश्रतान या खटके की तान। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए जिस तान में स्वरों या क्रम का सिलसिला स्पष्ट प्रतीत न हो उसे हम कुटतान कहेंगे। यह हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलती है, जैसे सारे गरे धप मप रेग मप धसा धप। तो जिस तान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट न हो उसे हम कुटतान कहेंगे। जैसे यह हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलती है, जैसे सारे गरे धप मप रेग मप धसा धप। चलिए इसे आप डायरी में ज़रूर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, तबला या सितार? चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी, तबला, सितार और संतूर है, जबकि कर्नाटक संगीत में आमतौर पर मृदंग के साथ बजाया जाता है कर्नाटक संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी, तबला और सितार है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, तीनों सही है। और कर्नाटक संगीत में मृदंग के साथ बजाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी प्रमुख गायन शैलियों की पुरानी शैली कौन सी है? सबसे पुरानी शैली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी प्रमुख गायन शैलियों की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी। तो देखिए ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी प्रमुख गायन शैलियों की सबसे पुरानी शैली है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ध्रुपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का नाम फारसी से लिया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का नाम फारसी से लिया गया है? ध्रुपद का, ख्याल का या ठुमरी का? तो देखिए ख्याल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की आधुनिक शैली है जिसका नाम फारसी में लिया गया है। ख्याल को फारसी में नाम लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है कल्पना करना। ख्याल 2 से 8 पंक्तियों तक के लघु गीतों के प्रदर्शन की सूची पर आधारित है ख्याल। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा घराना ध्रुपद शास्त्रीय संगीत के 4 रूप में शामिल है? कौन सा घराना ध्रुपद शास्त्रीय संगीत के 4 रूप में शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा डंगरी घराना,
तलवंडी घराना या दरभंगा घराना। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। डंगरी घराना, तलवंडी घराना और दरभंगा घराना, बेतिया घराना ध्रुपद शास्त्रीय संगीत के 4 रूप हैं। इन रूपों को उनके द्वारा प्रदर्शन की जाने वाली बानी या बानियों के आधार पर विभाजित किया जाता है। डंगरी घराना, तलवंडी घराना, दरभंगा घराना और बेतिया घराना। तो कौन सा घराना ध्रुपद शास्त्रीय संगीत के रूप में 4 शामिल है? चारों हमारा सही उत्तर है, तीनों। इसमें बेतिया भी हो जाएगा। बेतिया घराना डंगरी घराना, तलवंडी घराना और दरभंगा घराना और बेतिया घराना ध्रुपद शास्त्रीय संगीत के 4 रूप में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। झप ताल को एक ताल सम से सम तक के विस्तार में स्थापित करना जिससे लयकारी उत्पन्न हो सके। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है झप ताल को एक ताल सम से सम तक के विस्तार में स्थापित करना जिससे लयकारी उत्पन्न हो सके। तो उत्तर होगा 5 अर्थात 6, 6 अर्थात 5, 5 अर्थात 4। चलिए अगर आप उत्तर जानते हो तो कमेंट में अपना उत्तर जरूर देंगे। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए झप ताल राग प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला 10 बिट पैटर्न है झप ताल। इसमें 5, 3, 2, 3 के 4 डिवीजनों विभाग में 10 बिट है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5, 3, 2, 3 यानी 5, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आगरा घराना में नौहार बानी के पहले संगीतकार कौन हैं? आगरा घराना में नौहार बानी के पहले संगीतकार कौन हैं? तो उत्तर है आपके सामने नायक गोपाल, सुर गोपाल या भैयन जी। चलिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप देखेंगे और आप उत्तर जानते हो तो इसमें आप ज़रूर मिलान करेंगे कि आपको इसमें कितना सही हो पा रहा है। तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए आगरा घराना के नौहर बानी से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। नौहर बानी को दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से जोड़ा जाता है और नायक गोपाल इस शैली के पहले संगीतकार थे। नायक गोपाल, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नायक गोपाल आगरा घराना में नौहर बानी के पहले संगीतकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किसमें महाभारत का वर्णन मिलता है? निम्न में से किसमें महाभारत का वर्णन मिलता है? तो उत्तर है आपके सामने पांडवानी में, चक्री में या टप्पा में। चलिए आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें महाभारत का वर्णन मिलता है? पांडवानी में, चक्री में, टप्पा में। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। पांडवानी लोक गायक की एक शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन मिलता है पांडवानी में। हमारा उत्तर पांडवानी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जम्मू और कश्मीर में बजाए जाने वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक संगीत कौन सी है? जम्मू और कश्मीर में बजाए जाने वाली सबसे लोकप्रिय पारंपरिक संगीत कौन सी है? पांडवानी, चक्री या टप्पा? सॉरी यहाँ टप्पा होगा, टप्पा।
तो देखिए, जम्मू और कश्मीर में बजाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय संगीत जम्मू और कश्मीर में सबसे लोकप्रिय संगीत है चकरी। चकरी हो जाएगा आपका उत्तर। जम्मू और कश्मीर में बजाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय संगीत चकरी है। चकरी हारमोनियम, रुबाब, सारंगी, नौट, गीगर, तुम्बकनेर और चिमटा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कौन भारतीय अर्धशास्त्रीय गायन संगीत का एक रूप है? क्वेश्चन कह रहा है कौन भारतीय अर्धशास्त्रीय गायन संगीत का एक रूप है? पंडवानी, टप्पा या चकरी? चलिए आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप जानते हो, संगीत के विद्यार्थी हैं, तो ज़रूर कमेंट में अपना उत्तर देंगे और आप मिलान करेंगे कि इसमें आपको 25 में कितना सही हुआ। तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, टप्पा भारतीय अर्धशास्त्रीय गायन संगीत का एक रूप है। टप्पा, हमारा उत्तर हो जाएगा टप्पा। और इसकी उत्पत्ति पंजाब के ऊंट सवारों के लोकगीतों से हुआ है। पंजाब के ऊंट सवारों के लोकगीतों से हुआ है और इसे मियाँ गुलाम नबी सोरी द्वारा शास्त्रीय संगीत के रूप में विकसित किया गया है। टप्पा को मियाँ गुलाम नबी सोरी द्वारा शास्त्रीय संगीत के रूप में विकसित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल को आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट, शेयर, लाइक करना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और मैं जाते जाते एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहूँगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकते? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकते? सुराग होगा जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो अगर आपको संगीत शिक्षक बनना है तो हौसला बनाए रखना पड़ेगा और मोटिवेशन के साथ स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।